युवा साथियों, आज हम सम्यक अभियान के अत्यंत महत्वपूर्ण 90वें मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। देश का सम्यक विकास और नव क्रांति तभी संभव है जब हम श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यों एवं विचारों को पूरे साहस के साथ अपनाएं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एकाधिकार युक्त पूंजीवाद एवं सामंतशाही व्यवस्था को समाप्त करके ही 1970 के दशक में इस देश में बेरोजगारी की समस्या पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त कर ली थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एन केन प्रकारेण सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र रचने वाले नेताओं को सबक सिखाते हुए रचनात्मक दृष्टिकोण एवं क्रांतिकारी सोच किस तरह से सफल होती है, इस बात का प्रमाण प्रस्तुत की थी। सन 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से अलग निकालने का निर्णय उन लोगों ने लिया था जो एक महिला को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते थे, और वह महिला जो एकाधिकार युक्त पूंजीवाद व सामंतशाही के खिलाफ थी, उसे तो कतई सत्ता पर काबिज बने रहने देना नहीं चाहते थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाजवादियों से, साम्यवादियों से सामंजस्य स्थापित करके सरकार चलाई, और जब पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आई, और उसके बाद जब सुधारवादी कार्यों की शुरुआत हुई तो श्रीमती इंदिरा जी के फार्मूले समता, समानता, सम्यक विकास, देश का सम्मान और देशवासियों के स्वाभिमान जैसे सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दृष्टिकोण को पूरे देश ने जाना, माना और अपनाया, और वैश्विक लेवल पर उन्हें विश्व नेत्री के रूप में मान्यता मिली। बात हमने इंदिरा गांधी की क्यों किया? इसलिए क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने एकाधिकार युक्त पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण की थी, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण की थी, और घाटे में उद्योगों को दिखाकर वहां कार्यरत कर्मचारियों के शोषण को रोकने के लिए संबंधित उद्योगों का या तो सरकारीकरण करके या सरकारी सहयोग करके नियमितता प्रदान की थी, जिससे बेरोजगारी पर नियंत्रण लगा था और सारे एकाधिकार युक्त पूंजीवाद पर नियंत्रण लगा, सामंतशाही पर नियंत्रण। 1969 में उन्होंने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स एवं विशेषाधिकार को समाप्त करने हेतु वे लाई
लोकसभा में बिल पारित भी हुआ, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। उन्होंने प्रयास किया, अध्यादेश लाया, अध्यादेश लाकर प्रिवी पर्स बंद करने और विशेषाधिकार समाप्त करने का प्रयास की, लेकिन बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत माना, नहीं लागू हो पाया। 1971 में जब उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, गरीबी हटाओ के नारे के साथ, एकाधिकार युक्त पूंजीवाद को समाप्त करने के नारे के साथ, सामंतशाही को समाप्त करने के नारे के साथ, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने राजा महाराजाओं की प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को न केवल समाप्त कर दी, बल्कि उस समय सारी सामंतवादियों को भारत सरकार के अधिकार को मानने के लिए विवश होना पड़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने के लिए विवश होना पड़ा, झुकना पड़ा। लेकिन उसके बाद पुनः वही सामंतवाद उछलकर सामने आ गया है, क्योंकि उस समय भी आरएसएस और बीजेपी ने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स बंद करने और उनके विशेषाधिकार समाप्त करने का विरोध की थी। बाद में यही आरएसएस और बीजेपी ने उन्हें बढ़ावा दिया। शिलिंग एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कानून आए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी संपत्ति बचा लिया। देश के स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्र होने से 1 महीना पहले 16 जुलाई को ब्रिटिश हुकूमत ने चालबाजी की। जानते थे कि अब तो देश छोड़ के जाना है, तो उन्होंने तब तक भी राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान अलग होने की बात हो ही गई थी, तो उन्होंने कहा कि देसी राजा महाराजाओं को अपने नियंत्रण से मुक्त करते हैं, आधिपत्य से मुक्त करते हैं, और वे चाहे तो स्वतंत्र अपनी सत्ता स्थापित करके रह सकते हैं भारत में, या भारत के लोकतांत्रिक सरकार में शामिल हो सकते हैं, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत जो जा रही थी उसने ये व्यवस्था दी, तो हमारे राजा महाराजाओं ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरू किया। ये तो अपने आप को राजा महाराजा स्वतंत्र मानने लगे और खूब ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, और उसी का नतीजा था कि उन्होंने सारे विशेषाधिकार अपने पास रख लिए। जो ब्रिटिश हुकूमत में जितने उनके पास अधिकार थे लगभग अपने पास रख लिए, और प्रिवी पर्स की भी मांग उन्होंने मनवा लिया। कोविनेंट मर्जर बने। उस कोविनेंट मर्जर को बारीकी से अध्ययन करे तो वहां लिखा हुआ था कि कोई भी राजा महाराजा अपने जीवन काल में महलों और किलों में रह सकता है, उसके बाद में ये ऐतिहासिक महत्व के महल और किले सरकारी होंगे। आशय गौण था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज 561 देशी रियासतों का विलीनीकरण हुआ, लेकिन उनके बारे में पता लगाया जाए, आज भी उनके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। ऐतिहासिक महत्व के किले महल उनके पास हैं। 100 150 प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट बने हुए हैं, और उन ट्रस्ट के नाम पर सारी संपत्ति है। और तो और उन्होंने अपनी संपत्ति को कुत्ते बिल्ली नौकर चाकर आदि के नाम दर्ज करा दिया है, और फिर किसी तरीके से पर्दे के पीछे से उसको अपना स्वामित्व जमा के रखा है। ये बेहद दर्दनाक है। आज इस देश पर 261 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। जब तक हम कर्ज मुक्त नहीं होंगे, सम्यक विकास और नव क्रांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। युवाओं के साथ शोषण होता रहेगा। युवाओं का आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्तियां दी जाती रहेगी। उनके वेतन में कटौती करके उनका शोषण किया जाता रहेगा। किसी तरीके से सरकार लथर पथर चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, और जो कर्ज ले रही है सरकार, वो सिर्फ वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए योजनाएं चला रही है। तो जब तक देश व प्रदेश कर्ज मुक्त नहीं होगा, हम सम्यक विकास और नवक्रांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी आशय से
सम्यक विकास का यह नौवा मुद्दा है। जितने भी राजा महाराजा हैं 1947 के पहले के, जिन्हें प्रिवी पर्स मिल रहा था, और उसके अलावा भी जो बड़े इलाकेदार भी हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, उनकी सारी संपत्ति सरकारी होनी चाहिए और प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट की जबरदस्त ऑडिट हो करके इनको सबको सरकारी कर देना चाहिए। सरकार ऐतिहासिक महत्व के किले और महल जो भी हैं उनको सबको सरकारी कर देना चाहिए। सरकार की आय बढ़ जाएगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योजनाओं का सृजन होने लगेगा। धन की जो आज कमी महसूस की जा रही है वो दूर हो जाएगी। तो हमें सिर्फ सम्यक विकास और नव क्रांति को प्राप्त करना है। इसलिए हम पूर्व राजा महाराजाओं के पास जितनी संपत्ति है उसके सरकारी करने की बात कर रहे हैं। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे चंद विरोधियों ने इस बात को प्रचारित किया कि भास्कर राव रोकड़े ठाकुर विरोधी है। ये होता क्या है सब? किसी जाति विशेष के बारे में न मैंने कभी कहा है न कहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं की जाति भारतीय लिखता हूं। मेरा किसी भी जाति विशेष से द्वेष नहीं। ठाकुर वर्ग के प्रतिभावान युवक मेरे अभियान से जुड़े हुए हैं। राजा या महाराजा कि हमारे देश के इतिहास को जरा खगाल के देख ले, कोई जाति नहीं होती थी। एक राजा की बेटी से शादी करता था, राजा का संबंध राजा से होता था। हमारे देश व प्रदेश में अधिकांश जातियों के लोग जो हैं वो अपना इतिहास गिनाते हैं तो किसी न किसी राजा या महाराजा का नाम सामने लाते हैं। उन्हें गर्व होता है कि उनके फलाने राजा थे या फलाने महाराजा थे। इसका मतलब यह है कि राजा या महाराजा की कोई जाति नहीं होती थी, केवल राजा ही उसकी जाति थी। तो मुझे एक जाति विशेष के विरुद्ध होने की बात जो प्रचारित की जा रही है वे चंद बंद दिमाग के लोग कर रहे हैं, और वे लोग हैं जो आज तक सत्ता को भोगते रहे हैं, राजघराने के सदस्य रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाते रहे हैं, साजिशों का जाल बुनते रहे हैं और हमारे वंचितों को आज भी वही विषम परिस्थितियों में जीने मजबूर कर रहे हैं, उसी दास्ता के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कमियों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमें उन सामंतशाही लोगों को पहचानना है। वे चंद लोग हैं, ज्यादा नहीं हैं। हमें जानते हैं, मैंने बचपन में देखा है, हर घर में खाट में खटमल हुआ करते थे। गर्मी के दिनों में उस खाट को धूप में निकाला जाता था खटमल मारने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या करिश्मा हुआ, वो खटमल मर गए। लेकिन आज भी सामंत शाही नामक खटमल जो है वो मौजूद हैं और वो बहुत खतरनाक हैं। वे भी खटमल खून चूसते थे, ये खटमल उससे ज्यादा खून चूसने की क्षमता रखते हैं। हमें ऐसे खटमलों की पहचान करना है। ऐसे खटमलों को जो विशेषाधिकार उनके पास है, नहीं भी है तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, अपने धन के भरोसे प्राप्त कर लिया है, उनके सारी धन संपत्ति की शक्ति को समाप्त करते हुए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, एकाधिकार युक्त पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए कदम उठाना है। और जितने भी राजा महाराजा हैं उन्हें खुद अलग मकान बना के रहना पड़ेगा। सारे किले और महल सरकार के होंगे, सारी संपत्ति, सारे ट्रस्टों की संपत्ति सरकार की होगी। तब मुझसे पूछा जाए कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे सृजित करना है, मैं मित्रों ऐसी योजना बना दूंगा कि कोई भी बेरोजगार युवा बेरोजगार शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हर एक व्यक्ति के हाथ में रोजगार होगा और मन में तमन्ना होगी कि हमें नव क्रांति को प्राप्त करना है। धन्यवाद।